So, hi guys, good evening to all of you. We are live on YouTube on a topic that is the last 3 months of preparation. So, we are left with almost 3 months और इस पूरी 3 महीने की प्रिपरेशन को जो अभी हम करने वाले हैं उसको मैंने 3 फेजेस में डिवाइड करा हुआ है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. सो आई टेक यू थ्रू ईच फेज एंड इस पूरे सेशन का जो टाइटल है दैट इज फ्रॉम द मूवी गली बॉय, विच इज अपना टाइम आएगा, और रादर अपना टाइम कैसे आएगा, है ना. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद इट. सो जब हम अपने लास्ट 3 मंथ्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं, मैंने यहां से लेके लास्ट के 3 महीने को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है. फेज 1 विच इज टुडे टिल 15th of March, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 days फ्रॉम हियर. Phase 2 will be starting from 16th of March to 15th of April, almost a month's time, and then 16th of April to 11th of May. इस 3 फेजेस में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, फेज 1 में क्या क्या चीजें हो जानी चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कवर इन फेज 2, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ इन फेज 2, एंड देन फाइनली द लास्ट लैप विच इज द फेज 3, which will extend till 11th of May. And as you all know, 12th of May is our examination. ठीक है. So let's start with each phase. Again, कुछ रीजन होगा जिसके कारण इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड करके रखा हुआ है. यहाँ पे हम अपनी आखिरी की 3 महीने की प्रिपरेशन को बहुत सब्जेक्टिव लेके नहीं चलेंगे, हम इसको बहुत ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, और इसी ऑब्जेक्टिव अप्रोच को और ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए इसको 3 फेजेस में डिवाइड करके रखा हुआ है. I hope that is understandable. Let's start. So, the first thing which is which will be a part of phase 1 is the importance of CAT in CLAT. ठीक है. The importance of CAT. CAT का मतलब यहाँ पर कॉमन एडमिशन टेस्ट जो कि एमबी एंट्रेंसेस से होता है वो नहीं है. यहाँ पर CAT से मेरा मतलब है कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन एंड टाइम. इससे पहले कि हम अपनी आखिरी की 3 महीने की प्रिपरेशन को देखें, हम पहले ये समझें कि कौन कौन से चैप्टर्स में हम कॉन्सेप्चुअली वीक है, किस में हमें एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है, और उसका टाइम मैनेजमेंट तो हमारा लास्ट स्टेज है. तो ब्रॉडली तुम अभी जहां पर भी स्टैंड करते हो, ठीक है, तुम्हें अपने सारे टॉपिक्स को तुम्हारे क्लैट के सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर तुम्हें टॉपिक्स के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैट का जो सिलेबस जो क्लैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन होता है वो बहुत क्लियरली ये नहीं बताता कि क्लैट में क्या क्या आएगा. ठीक है. इन केस यू हैव द लीगल एज प्रेप फाइल्स विथ यू, प्रिपरेशन की जो फाइल्स हैं, या जो क्लैट की चेकलिस्ट है, क्लैट चेकलिस्ट अगर तुम्हारे पास लीगल एज की है या फिर तुम्हारे किसी फ्रेंड के पास है तो उससे ले लो. एंड इन केस तुम्हारे पास अगर वो चेकलिस्ट नहीं है तो जिन लोगों ने वो भी जीएमबी ऑर्डर की होगी, दैट द ग्रैंड मास्टर्स बॉक्स, उसके साथ वील बी गिविंग यू द चेकलिस्ट एज वेल. चेकलिस्ट तुम्हें पूरे सिलेबस का बाइफरकेशन बताती है, हर टॉपिक का रिलेटिव इंपॉर्टेंस एज पर द प्रीवियस 10 years एग्जामिनेशन ऑफ एलेट एंड क्लैट. ठीक है. बेसिकली दैट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ द ऑफ योर 2 मेजर एग्जामिनेशन, और हर एक चैप्टर की रिलेटिव इंपॉर्टेंस, कौन सा चैप्टर कितने स्टार का है, फ्रॉम 2 स्टार टू 5 स्टार, एंड उसमें हर एक में रिमार्क्स भी लिखे हुए हैं. एक बार वो तुम्हें चेकलिस्ट मिल गई, देन उसके अलावा तुम्हें जो अपनी खुद की प्रिपरेशन के बारे में नॉलेज है, उससे तुम अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो. दिस इज तो मैंने अपनी तुम्हारे सारे टॉपिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3. टाइप 1 वो वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, तुम्हें एप्लीकेशन पता है. ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी टॉपिक का अगर कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन दोनों पता है तभी जाके तुम्हें उसमें टाइम कम लगेगा, तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिकली इनहांस होगी. और शुड यू अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस? यस, ऑब्वियसली यू शुड डू. तो सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस में से तुम ये आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हारे टाइप 1 के हैं. टाइप 1 मतलब कॉन्सेप्ट भी पता है, एप्लीकेशन भी पता है, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें इसमें टाइम कम लगेगा. एंड शुड यू बी अटेम्प्टिंग इट? यस, यू शुड बी अटेम्प्टिंग इट इन द एग्जामिनेशन. सेकेंड,
जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है पर उसकी एप्लीकेशन तुम्हें नहीं आती। सो यस विद कॉन्सेप्ट, नो ऑन एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो तुम्हें क्यूरियोसिटी रहेगी, एक टेम्पटेशन रहेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। एंड क्योंकि तुम्हें उसकी एप्लीकेशन नहीं पता तो तुम ज्यादा टाइम लोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता है, एप्लीकेशन नहीं पता। एप्लीकेशन क्यों नहीं पता? बिकॉज ओनली वन रीजन, तुमने उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके मल्टीपल टाइम्स देखा ही नहीं है। तुमने एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी ही नहीं है। तो जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझ तो लेते हैं बट उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट तो अंडरस्टैंडेबल होता है बट उसकी एप्लीकेशन नहीं होती है। सो सबसे पहले ये सारे चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो जिसमें यू आर थम्स अप ऑन द कॉन्सेप्ट एंड थम्स डाउन ऑन द एप्लीकेशन। ये सारे सेट ऑफ चैप्टर्स तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हैं और ये बनेंगे हमारी फेज वन का पार्ट। जो हमारी फेज वन ऑफ जो प्रिपरेशन है उसका टाइप टू विल बी अ पार्ट ऑफ। थर्ड, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, तुमने अभी तक छोड़ के रखा हुआ है, तुमने ये सोचा था कि मैं इसको आखिरी के 3 महीने में करूंगा। इसमें से मेजरली वो टॉपिक्स होंगे जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, उन टॉपिक्स को उठाओ, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो, एप्लीकेशन पढ़ो। तो ब्रॉडली हम तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक तुम मैक्सिमम टॉपिक्स को टाइप वन की कैटेगरी में लेके नहीं आ पाओगे तब तक तुम्हारे स्कोर्स इंप्रूव नहीं होंगे। एंड लास्ट 3 मंथ्स की प्रिपरेशन में जो हमारा फेज वन है, फेज वन की जब मैं बात कर रहा हूं उसमें हमारा ध्यान सिर्फ ये होना चाहिए कि हम टाइप टू को टाइप वन में लेके आए। और जब मेरा टाइप टू खत्म हो जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, वंस वी आर डन विथ आर टाइप टू while converting them to type 1, then start focusing on type 3, बिकॉज टाइप 3 में तुम्हें टाइम लगेगा। टाइप 3 तुम्हारा फेज 1 का टाइम भी ले लेगा एंड तुम्हारा फेज 2 का टाइम भी ले लेगा कुछ कुछ। But if we are aiming for the top national law schools of the country, it's imperative that most of our topics should land up in type 1. I hope this is understandable. ठीक है, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन एंड टाइम। ठीक है, सो अगर आई रिपीट, टाइप 1 के क्वेश्चन थम्स अप, टाइप 2 को आइडेंटिफाई करो। टाइप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही वो क्वेश्चंस हैं जो कि तुमसे एरर्स करवाते हैं जिसके कारण तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग होती है। तुम अटेम्प्ट तो कर देते हो बिकॉज यू आर अ लिटिल श्योर ऑफ द कॉन्सेप्ट, बट बिकॉज यू डोंट नो द एप्लीकेशन, दैट्स व्हाई यू गेट देम ऑल रॉन्ग। टाइप 3 तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते बिकॉज उनको तुम्हें देखते साथ ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस ये तो मुझसे नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करो। मैं इसको बहुत ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूं हर स्टूडेंट के लिए जो ये वीडियो देख रहा है, जो आगे ये वीडियो देखेगा, हर स्टूडेंट के लिए टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 अलग अलग होंगे। ठीक है, इसलिए यहां आके ये बता देना कि 2 घंटा इंग्लिश पढ़ो, 4 घंटा लॉजिक पढ़ो, 5 घंटा जीके पढ़ लो, 10 घंटे लीगल पढ़ लो, ये कोई अप्रोच नहीं होती एग्जाम को प्रिपेयर करने की। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की अप्रोच कस्टमाइज होनी चाहिए, हर स्टूडेंट की अलग होती है क्योंकि हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग होती हैं। सो फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तुम्हें अपना एक खुद का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए इससे अच्छा चार्ट और कोई नहीं है। टाइप 2, टाइप 3 आइडेंटिफाई करो, लिखो। और ये सारी बातें मन में नहीं होनी चाहिए, मेक नोट ऑफ एवरीथिंग। लिस्ट डाउन दो चैप्टर्स जो कि टाइप 1 के हैं, देन लिस्ट डाउन दो चैप्टर्स जो टाइप 2 के हैं, देन लिस्ट डाउन दो चैप्टर्स जो टाइप 3 में है। और इन चैप्टर्स को सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, लीगल और जीके में बाइफरकेट कर दो। सबसे पहले हमने ये काम किया। ठीक है, इज दैट थिंग क्लियर? एंड हमारा फेज 1 का जो काम होगा वो होगा मैक्सिमम चैप्टर्स को टाइप 1 में लेके आना। बिकॉज लास्ट लैब जो हमारा फेज 3 होगा वहां जाके हम पुश करेंगे अपने स्कोर्स को। अभी तो हम और कोशिश कर रहे हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे बढ़ा दें और कैसे चैप्टर्स को बटोर के हम अपनी किटी में डाल दें ताकि मेरे अटेम्प्ट्स बढ़ जाए। ठीक है, और अटेम्प्ट्स वही होंगे जो टाइप 1 के होंगे। यू आर मेच्योर्ड इनफ, यू आर सिंसियर इनफ, यू आर
serious enough for your examination preparation, and that is where you will understand this. समझो, बैठो, इस पूरी टेबल को टाइम दो। ये 2 4 5 10 मिनट का प्रोसेस नहीं होगा, ना ये 1 2 घंटे का प्रोसेस होगा। शायद ये 1 दिन ले ले, शायद ये आधा दिन ले ले, बट आई थिंक इस पूरे में अगर तुम ऑनेस्टली एफर्ट मारोगे, दिस शुड टेक एटलीस्ट हाफ ऑफ योर डे। ठीक है, कि अपने पूरे सिलेबस को, और सिलेबस देखने के लिए तुम प्रेप चेकलिस्ट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। सो जब हम फेज 1 की बात कर रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच सेज डू थिंग्स यू डोंट जनरली डू। इसका क्या मतलब है, डू थिंग्स दैट यू डोंट जनरली डू? कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो मुझे बहुत मजा आता है करने में, कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मुझे पढ़ने में मजा आता है, तो उनको हम ज्यादा टाइम देते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हें उसे पढ़ने में मजा आ रहा है, तुम्हें एक नेचुरली तुम्हारा इंक्लिनेशन है उसको पढ़ने का, बट उससे तुम्हें जितने नंबर बटोरने थे तुम ऑलरेडी बटोर चुके हो। नाउ there's a टाइम जिनमें तुम्हारा इंटरेस्ट कम है, डू थिंग्स दैट यू डोंट जनरली डू, जिसमें तुम्हें आलस आता है, तुम्हें एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है वो टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, उनकी लिस्ट बनाओ। वही होंगे टाइप 2 और टाइप 3 वाले, और जो तुम्हें आता है वो ऑटोमेटिकली कहां पे है, टाइप 1 पे है। तो जब हम अपनी फेज 1 ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, फेज 1 विल लास्ट ओनली टिल 15th ऑफ मार्च। ध्यान रखना, आज से सिर्फ और सिर्फ अराउंड 23 डेज बचे हैं फेज 1 को खत्म होने के लिए। तो इन 23 डेज में 70% ऑफ योर टाइम शुड गो इन टाइप 2 एंड टाइप 3 टॉपिक्स, एंड 30% ऑफ योर टाइम शुड गो इन टाइप 1 टॉपिक्स। टाइप 1 थम्स अप वाले टॉपिक थे, टाइप 2 थम्स डाउन वाले टॉपिक्स थे, टाइप 3 के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन ही नहीं है अभी। So that is how you will be catering to your time management. This slide is more connected with time management. Sir, टाइप 2 और टाइप 3 तुम्हें बहुत इरिटेट करेंगे, पर नंबर यहीं से बढ़ेंगे, नंबर भी यहीं से बढ़ेंगे, नंबर टाइप 1 से नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि टाइप 1 में तुम्हें ऑलरेडी जितना कर सकते थे उतना कर चुके हो। नंबर बढ़ेंगे टाइप 2 और टाइप 3 से। 70% of your time, suppose you are a fresher and on an average you are able to give around 3 hours of CLAT, 3 hours to your CLAT preparation, 3 hours का 70% टाइम टाइप 2 और टाइप 3 में दो, 30% टाइम ऑफ दोज 3 hours टाइप 1 पे दो। सपोज यू आर अ रीटेकर पे यू आर पुटिंग अराउंड 10 hours ऑफ प्रिपरेशन, तो 10 घंटे में से पुट 70% ऑफ योर टाइम, 7 hours of your time into type 2 and type 3, and 3 hours of your time into type 1. Is it clear? तो कितना टाइम देना है किस चीज को, अगेन ये हर स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग होगा, सो तुम्हें वो खुद एक बार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ अगर मैं ब्रॉडली, अगर मैं 5 सेक्शंस के बारे में बात करूं, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, लीगल और जीके, क्या है जो तुम इसमें मिस कर सकते हो? एक तो जो हम अपनी रेगुलर प्रिपरेशन करते हुए आए हैं, तुम रेगुलर प्रिपरेशन करते हुए आए हो, जिसने जो बोला तुम उस वक्त पढ़ते चले गए। नाउ व्हाट आर दोस की एरियाज, ये चीजें जो तुम भूलते हो, जो कि तुम्हें ब्राउनी पॉइंट्स दिलवाएगा, दैट्स वेयर वी वुड टेकिंग आवर नेक्स्ट स्लाइड ऑन। योर ब्राउनी पॉइंट्स आर हियर। और तुम्हें ब्राउनी पॉइंट्स कहां से मिलेंगे? तुम्हें वो यहां से मिलेंगे। फर्स्ट, गोइंग थ्रू थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम टाइम हम स्पेंड करते हैं थ्योरी पढ़ने में। थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी से तुम्हें हमेशा एक फीलिंग आएगी कि मुझे सब कुछ बन रहा है, क्योंकि थ्योरी तुम्हें कभी ये नहीं बताता कि तुमसे क्या नहीं होता, तुमसे क्या नहीं हो रहा। दिस विल बी अंडरस्टूड बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो इन योर फेज 1, जो टाइप 2 का जो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस थे, टाइप 2 में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करो, मैक्सिमाइज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि जब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी तभी तुम्हारी एप्लीकेशन की पावर बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट भी प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही बनता है, एप्लीकेशन भी प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही बनती है। सो हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट गोइंग थ्रू द थ्योरी। आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैं दिन भर अपने सेंटर पे बैठ के स्टूडेंट्स को बहुत बार जब कैमरे से देखता हूं तो मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं कि ये लोग तो बैठ के थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। यस आवर कैमराज आर दैट शार्प कि दिख जाता है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बैठ के थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो वो थ्योरी पढ़ने में देयर इज नो पॉइंट, वो तुम्हें कभी भी ये नहीं बताएगा कि तुम क्या चीज भूल रहे हो।
practice a lot of questions. On an average, you should be solving at least 100 to 150 questions per day across all sections. ठीक है. The next point is on English language. Now, बहुत लोग बोलते हैं कि सर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पढ़ें. ठीक है, we take this section separately in our one of our upcoming YouTube live videos, but एक ब्रीफ कर देता हूं. 3 पार्ट में हमारा पूरा लैंग्वेज डिवाइडेड रहता है, which is comprehension, grammar and word power. Word power is basically what you call as vocabulary. जब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, सो बहुत बार मैं क्लास में बता चुका हूं कि जनरली एक ऐसा टॉपिक जिसमें तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, एक ऐसा टॉपिक जिसमें यू आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस, इस टॉपिक के आरसीज को तुम सही करोगे. एनी टॉपिक इन विच यू आर ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड द आरसी इन द एग्जामिनेशन, वो आरसी तुम कभी भी सही नहीं करोगे. आई रिपीट, any reading comprehension in which you have to make an effort to understand the RC or to understand the comprehension, you are not able to read between the lines, you will never get the inference based comprehensions of this topic correct. तो अब सर क्या करें. प्रीवियस पेपर्स देखो और तुम्हें उससे ये समझ में आएगा दैट क्लैट एंड AILET हैव जनरली आस्क्ड ऑन टॉपिक्स लाइक सोशल इश्यूज. तुमका प्रीवियस पेपर्स देखोगे तो तुम्हें सोशल इश्यूज के बारे में तुम्हें आरसीज मिलेंगे, तुम्हें फिलोसफी बेस भी मिलेंगे, आर्ट्स एंड कल्चर बेस भी मिलेंगे. यू विल ऑल्सो फाइंड some RCs based on the legal systems of some developed nations. ठीक है, तो ये सारे जॉनर के आरसीज तुमको दिखेंगे. नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल. सो ये सारे 5-6 जॉनर के आरसीज तुम्हें जनरली दिखेंगे. अब सर ये आरसी अगर मुझे भी मिल जाए ना सामने, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल इन रीडिंग दोज आरसीज, मैंने उनके बारे में या उन टॉपिक्स के बारे में इंटरनेशनल रिलेशंस, आर्ट्स एंड कल्चर, फिलोसफी, सोशल इश्यूज, लीगल सिस्टम्स ऑफ सम ऑफ द डेवलप्ड नेशंस, तो इस पे मेरा कॉम्प्रिहेंशन बहुत वीक होगा. सो व्हाट आई डू टू गेट दोज ब्राउनी पॉइंट्स इज, मैं एक टॉपिक के कम से कम एटलीस्ट 15 से 20 आर्टिकल्स इंटरनेट पे ढूंढ के पढ़ने की कोशिश करूंगा. उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि मैं मेरे जॉनर को एक्सपैंड कर रहा हूं. अगर मैंने 15 से 20 आर्टिकल्स आर्ट्स एंड कल्चर के अराउंड पढ़े, नो डाउट मुझे बहुत डिफिकल्टी आएगी शुरू के आर्टिकल्स पढ़ने में, बट धीरे धीरे मैं उस लैंग्वेज से, सी एवरी जॉनर हैज अ पेक्यूलियर लैंग्वेज एसोसिएटेड टू इट, तो मैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से खुद को एसोसिएट करने लग जाऊंगा. मे बी नॉट फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल, बट आफ्टर 4, 5, 6, 7, 8 आर्टिकल्स. जॉनर टू जॉनर डिपेंड करेगा कि तुम्हें 20 आर्टिकल, 22 आर्टिकल या 25 आर्टिकल्स पढ़ने हैं. इससे तुम अपना एरिया बड़ा कर रहे हो, अपना सर्कमफ्रेंस बड़ा कर रहे हो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को अडेप्ट करने के लिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दिस इज वेयर द एडिटोरियल्स कम इनटू द पिक्चर. लोग हमेशा पूछते हैं कि सर एडिटोरियल्स पढ़ने को क्यों बोलते हैं, मतलब व्हाई डू आई हैव टू स्टडी एडिटोरियल्स ऑफ अ न्यूज़पेपर? बिकॉज द एडिटोरियल्स ऑफ द न्यूज़पेपर generally revolve around these things. So they revolve around international relations, they revolve around social issues. At times, in some typical news papers, you have some dedicated columns towards arts and culture, philosophy. So जब तुम एडिटोरियल्स को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते हो, तुम अपना जॉनर बढ़ा रहे हो, और एक कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में तुम्हें पहले से नॉलेज हो थोड़ा बहुत, वो अगर तुम्हारा एग्जामिनेशन में आता है, यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन डूइंग इट. मैं आई रिपीट, इस सब के बाद हर जॉनर के 25, 30, 40 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में जो आरसी आया उस पे तुम्हें एक एफर्ट मारना पड़ रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पढ़ना पड़ रहा है ये समझने के लिए कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से, टेक माय वर्ड्स, लीव इट then and there, you will not get the inference based questions of those RCs correct. फैक्चुअल है, ठीक है, फैक्चुअल वो होते हैं जो डायरेक्टली मुझे पैसेज में मिल जाते हैं. इन्फ्रेंस बेस्ड वो होते हैं जो मुझे पैसेज को समझ के आंसर करने हैं. जो समझने हैं वो समझ ही नहीं पाओगे, बिकॉज समझने के लिए तुम्हारे तुम्हारे पास वो रीड बिटवीन द लाइंस वाला की होनी चाहिए.
So I hope I have made this clear. Grammar. I'm a big fan of making notes of your errors. तुम जितने एरर्स अभी तक करते हुए आए हो, तुमने बहुत सारे ग्रामर के टेस्ट दिए होंगे, तुमने कुछ टॉपिक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, तुमने कुछ सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, तुमने मल्टीपल मॉक टेस्ट लिखे होंगे, ठीक है? वॉट एवर मॉक टेस्ट यू हैव रिटन अक्रॉस एनी इंस्टीट्यूशन, make a list of the common errors, or not exactly the common errors, the list of errors that you are making. See, generally what happens, we mark grammar on the basis of our intuition. Yes, you do apply rules, but those rules are applicable once you have changed your intuition as well. So generally क्या होता है कि हम अपने intuition पे mark करते हैं, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है. So because English language तुम इस तरीके से mark करते हो, especially those sentence corrections and error spotting and all those things which are pure grammar and fill in the blanks of those prepositions and adverbs and etc. So इस particular सेक्शन में तुम्हारे पास देखो, यू आर ऑलवेज बाउंड टू मेक एरर्स, ठीक है, यू विल ऑलवेज मेक दोज एरर्स, बट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तुम पुरानी गलतियों को रिपीट ना करो. अगर हमारे पास एक पूरी एरर की कॉपी होगी जहां पे तुम्हारे पास तुम्हारे लिस्ट ऑफ एरर्स हैं, हर मॉक के पहले उन लिस्ट ऑफ एरर्स को पढ़ के आओ. बाय द टाइम यू आर अराउंड क्लैट और रादर एलिट, क्लैट के हफ्ते भर पहले तुम्हारे पास कम से कम ऐसे 500 पॉइंट्स लिखे होने चाहिए, द एरर्स दैट यू हैव मेड, और हर मॉक के पहले तुम उसको रिवाइज करोगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मेक न्यू एरर्स, यू विल ऑलवेज मेक दोस न्यू एरर्स, बट कम से कम पुराने एरर्स नहीं होंगे. And you won't believe that 50% of a grammatical errors, in fact more than 50% of your errors will be taken care of by that your grammar copy only. अच्छा, और तुमने जो ग्रामर सही किया उसको भी एक बार रीचेक करना, कहीं वो गलती से तो सही नहीं हो गया, या फिर तुमने एक्चुअली में एक पर्टिकुलर रूल ढंग से अप्लाई किया था. ग्रामर दैट मीन्स दैट मेक अ लिस्ट ऑफ द एरर्स दैट यू आर डूइंग, दैट यू हैव डन, ठीक है, एक पूरी एरर कॉपी होनी चाहिए जो कि तुम हर मॉक के पहले कंप्लीट करोगे, रिवाइज करोगे. थर्ड इज वर्ड पार. आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड अ लॉट ऑफ वर्ड्स, अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स, तुमने हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स अभी तक कर लिए होंगे, एंड उन्हीं को बार बार रिवाइज करो. देयर इज नो पॉइंट मल्टीप्लाइंग न्यू वोकैबुलरी एवरी टाइम, बिकॉज आज फिर तुम्हें 500 वर्ड, 5000 वर्ड्स क्या और 50,000 वर्ड्स क्या, तुम अगर सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स तुम सब कुछ जोड़ दो, तुम यू विल ऑलवेज फील दैट यू आर शॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी. सो कहीं ना कहीं हमें इस पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ठीक है, और क्योंकि तुम्हें इस पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, सो जितने वर्ड्स तुमने अभी तक करे हुए हैं प्लस माइनस 150 टू 200 वर्ड्स, और इन्हीं को बैठ के बार 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 रिवाइज करो. दिस इज हाउ यू शुड बी टेकिंग. तो एरर कॉपी, reading around 15 to 20 articles on those random topics which I just told you, and revising your vocabulary should take care of your English language section. Mathematics, the other day Arvind sir must have told you about those 12 iconic chapters of mathematics. Do them religiously. Again, मैथ्स बहुत लोग का टाइप 2 में रहता है, तुमसे शायद जो चैप्टर्स नहीं बनते और आइडेंटिफाई कर लो वो टाइप 1 के हैं, टाइप 2 के हैं या टाइप 3 के हैं. माय आवर फर्स्ट पर्पस शुड बी कि हम टाइप 2 को टाइप 1 में कन्वर्ट करते हैं. थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में मेरा ये मानना है, एम फॉर 100% एक्यूरेसी. ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना और रिजेक्ट करना बहुत इजी है. जो कर रहे हो उसको सही करो. यहाँ पर अगर कोई बहुत डिफिकल्ट डेटा अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है उसको छोड़ सकते हो, ठीक है, बट जो अटेम्प्ट कर रहे हो उसको सही से अटेम्प्ट करो. लीगल एप्टीट्यूड में one thing that you forget is current legal knowledge. Now, current legal knowledge is a part of your legal aptitude section, and it is also asked in your general knowledge section as well. करंट लीगल एप्टीट्यूड, यस, जीके में भी हर साल तुम देखोगे करंट लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस आए हैं. व्हाइल डूइंग योर फेज 1 एंड फेज 2, मैं ये बता रहा हूं कि तुम क्या क्या भूल जाओगे. ये सारी चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स देगा. मैं तुम्हें ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा कि तुम्हें क्या पढ़ना है, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या तुम भूलोगे, ठीक है. लीगल वोकैबुलरी, यस, लीगल वोकैबुलरी, प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. कितनी बार ऐसा होता है दैट इंडिपेंडेंटली तुम्हें फैक्ट समझ में आया एंड प्रिंसिपल इंडिपेंडेंटली समझ में आया, बट उन दोनों को तुम मर्ज करने में एक गलत आंसर ऑप्शन मार्क कर देते हो. दिस इज वेयर
योर लीगल वोकैबुलरी विल कम इनटू द पिक्चर। लीगल वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए अगर कोई लीगल टेक्निकल वर्ड वहां पर यूज है तो। एंड देन करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। नाउ करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं, सो द मिनिमम स्टैटिक जीके एंड द मैक्सिमम करंट अफेयर्स। मैंने ऐसा क्यों बोला? मतलब स्टैटिक जीके बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है स्टैटिक जीके। एंड आई एम पर्सनली अ वेरी बिग फैन दो ऑफ द लीगल एज आरएसएम्स एंड ऑल आर देयर, बट इस पर्टिकुलर स्टेज पे जिन लोगों ने लीगल एज के आरएसएम्स नहीं पढ़ पाए हैं या कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, वो तो अपने आप में कंप्लीट है पूरा का पूरा। बट इन केस तुम्हें अगर एक मिनिमम स्टैटिक जीके करना है, तो अरिहंत पब्लिकेशंस की, रिपीट, अरिहंत पब्लिकेशंस की एक 35 रुपीज की बुक आती है, दैट इज द बेयर मिनिमम स्टैटिक जीके दैट यू शुड डू। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्टैटिक जीके इज गोइंग आउट ऑफ प्रपोर्शन, वो तुम्हारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, एक इतनी पतली सी जो कि तुम्हें बहुत सेटिस्फाइंग सी फीलिंग देगी, तुम्हें उसको देख के बहुत हैप्पी लगेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो उसको उतना बेयर मिनिमम स्टैटिक जीके इज रिक्वायर्ड। एंड देन करंट अफेयर्स के लिए द मंथली मैगजीन, ठीक है, डोंट फॉरगेट द मंथली मैगजीन ऑफ लीगल एज। सेकेंड, जीके टुडे या क्लाउड अफेयर्स में से, रादर अफेयर्स क्लाउड में से कोई भी एक वेबसाइट। की पॉइंट जो मैंने ये पर्टिकुलर स्लाइड को क्यों लिया, क्योंकि जब तुम अपना टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को बाइफरकेट कर रहे हो, जस्ट रिमेंबर दीज 3 थिंग्स एज दीज 5 6 थिंग्स दैट आई डिस्कस हियर एज वेल। Articles of those varied topics for comprehension, error copy for grammar, revision of vocabulary, the 12 iconic chapters for mathematics, ठीक है, लॉजिकल एज ए सेड, कोशिश करना कि वो सारे चैप्टर्स को डालो जिससे तुम एक्यूरेसी को 100% लेके जाओ। करंट लीगल नॉलेज, लीगल वोकैबुलरी एंड देन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एज वेल। ये सब हमारा वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का जब हम बाइफरकेशन कर रहे हैं वहां होना चाहिए। एंड अगर तुमने अभी तक स्टैटिक जीके नहीं की है या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि सर लीगल के आरएसएम में बहुत सारा स्टैटिक जीके है, तो उसके लिए हम बेयर मिनिमम क्या कर लें, so that is that 35 rupees wali Arihan book, that is bare minimum, and then monthly magazine and those GK today or your affairs cloud, ठीक है। इतना, इन सबको ये तुम भूल सकते थे, इसको अपने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में कैटेगराइज करना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वो तुम्हें ब्राउनी पॉइंट्स दिलाएगा अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट फेज 1। फेज 1 में ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं तुम्हें बताया। फेज 1 यहां पे खत्म होगा। फेज 1 में किसी और चीज को छूने की कोशिश मत करना। मतलब हम फेज 1 में अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाएं और फिर अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं। फेज 1 में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पे, टाइप 2 और टाइप 3 को जैसे तुम टूवर्ड्स टाइप 1 पुश करना चालू कर दोगे, तुम्हारे अटेम्प्ट भी बढ़ेंगे और तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। So basically, the whole agenda of a phase one preparation is attempts बढ़ाओ, accuracy बढ़ाओ, attempts बढ़ाओ, accuracy बढ़ाओ, attempts बढ़ाओ, accuracy बढ़ाओ। क्योंकि phase two और phase three में attempts बढ़ाने वाला कल्चर खत्म हो जाएगा, बहुत सारा टाइम वहां पे हमें नहीं मिलेगा। phase two और phase three will be more about accuracy. Yes, phase two will still be about attempts, but phase two में हमारा फोकस accuracy पे होगा। मतलब जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको कैसे पुश करें। एंड हमारे हिसाब से फेज टू शुड बी मोस्ट अबाउट ऑफलाइन सेक्शनल टेस्ट। दिस इज of imperative, this is of utmost importance that you solve a lot of offline sectional tests. Now why you should solve a lot of offline sectional test, क्यों offline sectional test हम solve करें, क्यों सर आप बार बार offline sectional test पे फोकस कर रहे हो, क्यों आपने इस साल जीएमबी को पूरा बदल दिया, इस साल की लीगल जीएमबी हैज बीन चेंज, जो लास्ट वाली जीएमबी थी उसके फॉर्मेट से पूरी नई जीएमबी आ रही है, क्यों, क्योंकि हमारा पेपर ऑफलाइन हो चुका है, क्लैट भी ऑफलाइन है, एलिट भी ऑफलाइन है, सिम्बोसिस की चिंता नहीं करनी क्योंकि वो 2.5 घंटे का पेपर है, वहां पे कभी भी इश्यू नहीं आएगा, यहां पर आएगा। क्लैट इज ऑफलाइन, एलिट इज ऑफलाइन, दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफलाइन सेक्शनल टेस्ट इंक्रीजेस।
ठीक है। नाउ बाय, क्यों बोल रहे हो सर ऐसा? कितनी बार ऐसा होता है, टेक एन एग्जांपल ऑफ अ चैप्टर, लेट्स से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जब तुम क्वेश्चंस लाइन से करते हो, तुमसे बनते हैं, पर जब एक क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट, एक टॉर्च, दूसरा टॉर्च, तीसरा आईपीसी, चौथा कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा मिसलेनियस, फिर करंट लीगल नॉलेज, यहां पे तुम कंफ्यूज होने लगते हो, यहां पे तुम्हारी एक्यूरेसी का इशू आता है। एंड क्योंकि तुम्हारे पास वहां पे प्रेशर होता है टाइम का भी, ठीक है। सिमिलरली, अगर सपोज तुम टाइम एंड वर्क के लगातार तुमने आरएसएम उठाई लीगल एज की, या तुमने आरएस अग्रवाल उठाई, तुम लाइन से टाइम एंड वर्क कर रहे हो, तुमसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। बट जहां एक टाइम एंड वर्क, दूसरा टाइम स्पीड डिस्टेंस, तीसरा तीसरा एवरेज, चौथा सिंप्लीफिकेशन, पांचवा सिंप्लीफिकेशन, छठवा ज्योमेट्री, तो हम पूरे कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को आदत नहीं है हर पल कॉन्सेप्ट चेंज करने की। उसको एक कॉन्सेप्ट बता दो, एक धर्रे पे क्वेश्चन चलने दो, वो हमेशा खुश रहता है। फिर उसको बोलो तू हर मिनट एक नए नए कॉन्सेप्ट पर जा, एक नई नई कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर, वो कंफ्यूज होने लगता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज को मैनेज करने के लिए मल्टीपल मिसलेनियस टॉपिक्स, मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ आएंगे, वो सिर्फ ऑफलाइन सेक्शनल टेस्ट में ही आएंगे, और सेक्शनल टेस्ट ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। दिस इज वेयर द जीएमबी विल ऑल्सो कम इन टू द पिक्चर, जो कि लीगल एज के जितने भी क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें जीएमबी मिलेगी मिड ऑफ मार्च में। मिड ऑफ मार्च से थर्ड वीक ऑफ मार्च में, जैसे ही हमारा फेज 2 स्टार्ट होने वाला होगा, उस समय तुम्हें वो जीएमबी दी जाएगी। एंड द जीएमबी विल बी अ कलेक्शन ऑफ 50 सेक्शनल टेस्ट। 50 सेक्शनल टेस्ट मतलब 10-10 सेक्शनल टेस्ट अक्रॉस ऑल सेक्शंस, एंड देन इट विल हैव अ कपल ऑफ मॉक्स एज वेल। जब तुमने ये कर लिया, सेक्शनल टेस्ट कर लिए, देखो पहले हमने टॉपिक्स कंप्लीट किए, फिर हमने सेक्शनली खुद को अच्छा किया, अब जाके हम जब ऑफलाइन मॉक्स देंगे, तो फिर टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन, सेक्शन होता है, सेक्शन का कॉम्बिनेशन एक फुल लेंथ मॉक बनता है। ऐसे ऐसे धीरे फिर हम जाके अपनी पूरी प्रिपरेशन में, पूरे जब फुल लेंथ मॉक्स देंगे, हम अपने अटेम्प्ट को भी बढ़ाएंगे, हम अपनी एक्यूरेसी को भी बढ़ाएंगे, और जब मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ आएंगे, तो हमारा दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी प्रैक्टिस अपने ऑफलाइन सेक्शनल टेस्ट से कर चुका हूंगा, ठीक है। और यही हम तुम्हें क्लासरूम स्टूडेंट्स को सेकेंड फेज में देंगे भी, ठीक है। और जो क्लासरूम स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, दे कैन पिक द जीएमबी फ्रॉम आवर पोर्टल एज वेल, ठीक है। तो आई होप दैट इज अंडरस्टूड। टॉपिक्स को कंपाइन करके फिर हमने सेक्शन की प्रैक्टिस की, सेक्शंस को कंपाइल करके फिर हम लोग फुल लेंथ की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों टेस्ट ऑफलाइन हो चुके हैं, तो ऑफलाइन सेक्शन टेस्ट की इंपॉर्टेंस 100x बढ़ गई है, 100x की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, जितना करोगे उतना कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ दिस वाज, आई रिपीट, टाइप 2। टाइप 3 को हमें टाइप 1 में लेके जाना है। तुम्हारे टॉपिक्स है, तुम्हें पता है कि उसको तुम्हें कैसे लेके जाना है। 15 ऑफ मार्च तक उसको खत्म कर देना। थोड़ा सा सेकेंड फेज में जा सकता है, बट फोकस करना कि 15 ऑफ मार्च तक खत्म हो जाए, मतलब तुम नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा रहे हो। इसके बाद फेज 2 में फेज 1 को हम रिवाइज करने की कोशिश में रहेंगे, और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट करेंगे। इससे फायदा ये होगा, वी विल बी रेडी फॉर फेज 3। हमें फेज 3 के लिए रेडी होना है, ठीक है। तभी तो अपना टाइम आएगा, फेज 3 में अपना टाइम आएगा। भाई अपना टाइम फेज 1 में नहीं आएगा, फेज 2 में नहीं आएगा, फेज 1 फेज 2 में लाना पड़ेगा, जुगाड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो जाके फेज 3 में आएगा। भाई पिक्चर देख के टी शर्ट पहन के नहीं आएगा, है ना, एड देख के नहीं आएगा, हाथ पे लिख के नहीं आएगा। फेज 3 में लाने के लिए फेज 1 और फेज 2 में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ दिस इज अ स्टेट ऑफ द ज्ञान, आई मीन स्टेट ऑफ द आर्ट ज्ञान, बेसिक्स जो हम हर बार बोलते हैं, की पॉइंट्स फॉर यू। अ शेड्यूल इज अ मस्ट। जो भी कर रहे हो उसको प्लान करके करो। सुबह नहीं सोचना कि आज क्या पढ़ना है, रात को सोच के सो कि कल क्या पढ़ना है। एटलीस्ट आज रात को सोने के पहले प्लान कर लो कि कल क्या पढ़ना है। अ शेड्यूल इज अ मस्ट। आई कैन नॉट गो अराउंड डूइंग थिंग्स रैंडमली। तुम क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे, तुम हफ्ते भर बाद लिख ही नहीं पाओगे कि मैंने एक हफ्ते में क्या पढ़ा। और अगर तुम लिखने बैठ भी गए, तो तुम्हारे पास उतना डेटा ही नहीं बचेगा, तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे, और जब तुम लिखोगे तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। सो द वन थिंग इज understandable here, that a schedule is a must, plan is a must,
नहीं कर पाते हो हफ्ते भर का प्लान, कंप्लीटली फाइन। रात में प्लान कर लो कल क्या पढ़ना है, भाई एक दिन का प्लान तो कर सकते हैं। सेकेंड, prioritize things with the 5 point agenda. Now, what exactly is a 5 point agenda? तुम्हें लगता है कि तुम्हें, लेट्स से मुझे कल इंग्लिश पढ़ना है, पांच सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, या तुम्हारे पास पांच सेक्शंस हैं, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, लीगल, जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। इन पांचों सेक्शंस में 5 पॉइंट जो इमीडिएट है, तुम्हारी प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 क्या है, एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। क्या तुम्हारी प्रायोरिटी 1 है मैथ्स में, और प्रायोरिटी 5 पॉइंट एजेंडा का मतलब 5 चैप्टर्स नहीं हो सकते। प्लीज आई टेक एन एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स में मुझे अगर 5 पॉइंट एजेंडा बनाना होगा तो आई कैन मेक लाइक 50 क्वेश्चन ऑन टाइम एंड वर्क, 35 क्वेश्चन ऑन पाइप्स एंड पिस्टन्स, 75 क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री मेंजरेशन। इस टाइप का बन सकता है। प्रिसाइसली क्या करना है, कौन से वो 5 पॉइंट है हर सेक्शन में जिन पे तुम्हें अभी काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो 5 पॉइंट खत्म हो जाएंगे, अगले 5 बनाना। Again, this the point number 2 will help you in making a better schedule, which is given in point number 1. ठीक है? And do things that you don't generally do. Do things that you don't generally do. जो कि तुम नहीं करते हो उस पर ज्यादा ध्यान दो। This is this famous quote. If you want some things you never had, if you want things you never had, do things you never did. अगर तुम्हें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कि तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि तुमने आज तक नहीं किया। जस्ट बैठ के सोचते रहना कि मेरा ये अच्छा हो जाएगा, काश ये अच्छा हो जाए, काश ये हो जाए, नहीं होगा। हमें बाहर निकल के एफर्ट मारने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट, डोंट थिंक टू फार अहेड। फेज 3 में तो अपना टाइम आ ही जाएगा, तो फेज 1 और फेज 2 में चिल करते हैं। फेज 3 में तब आएगा जब फेज 1 और फेज 2 अच्छे से जाएगा, ठीक है। बहुत आगे का मत सोचो। क्लैट में कुछ बहुत लोग होते हैं ना, हो गया नेशनल लॉ स्कूल में, फ्रेशर्स वेशर्स में क्या पहनना है, फ्रेशर्स में क्या पहनना होगा, कैसी पार्टी होगी, सीनियर से सुना है, ये सब फालतू बात अभी नहीं सोचनी। पहला दिन लॉ स्कूल का कैसा होगा, अभी 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 पहले सिलेक्शन होने दे, अभी पहले फेज 1 और फिर फेज 2। अभी तो फेज 3 की बात मैंने चालू भी नहीं की, फेज 3 पे भी मैं आऊंगा, ठीक है। फेज 3 पे आऊंगा, बट डोंट थिंक टू फार अहेड, थिंक अबाउट द मोमेंट, थिंक फॉर टुमारो, थिंक फॉर डे आफ्टर, दैट्स इट। बहुत ज्यादा आगे का नहीं। द मॉक एनालिसिस, Harsh sir must have taken a fantastic session for you guys on the mock analysis part. This thing still remains the key. तुम्हें ये टाइप 2 टाइप 3 के चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, और तुम्हें उनको टाइप 1 में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। कंटिन्यूअसली मॉक एनालिसिस करते रहो। और मॉक एनालिसिस का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम मॉक इसलिए नहीं देते ताकि तुम्हें यह समझ में आए कि तुम्हारा फाइनली क्लैट में क्या होगा। हम सब लोग जितने भी ये देख रहे हो ना, सब मॉक को ऐसे लेते हो और ऐसी उम्मीदों से रिजल्ट देखते हो कि जैसे यही मेरा क्लैट का रिजल्ट है। भाई मॉक में कभी भी नंबर कम आए ना तो खुश हो जाना, शायद यही मॉक ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें और क्या पढ़ना है आगे। जब भी नंबर कम आए हमेशा खुश हो जाना, यार आज 4 टॉपिक और मिल गए, कहीं ये चीज पेपर में पता चल जाती तो साला गड़बड़ हो जाता। आज मुझे पता चल गए, खुशी की बात है। तो जब भी नंबर थोड़े से कम हो, जब जब अच्छे आ रहे हैं तब तक खुश हो जाओ, खुद को थम्स अप दो। पर जैसे ही नंबर कम आते हैं वहीं पे अलार्म देखो, अलार्म बजा है वो, उसको देखो, अच्छा यार ये टॉपिक अच्छा हुआ, इस मॉक ने मुझे आज बता दिया। अगर ये मुझे पेपर में पता चलता तो तब तक लेट हो चुका होता। हम लोग जनरली मॉक में गलती करते हैं कि दैट वी टेक मॉक एज आवर फाइनल क्लैट। वी टेक इट लाइक, अरे यार रैंक पीछे हो गई, अब तो क्लैट में भी नहीं होगा, अब तो, अबे रैंक पीछे हो गई मतलब तुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जिसके वजह से रैंक पीछे हुई है उसको पढ़ ले अब, ताकि अगले मॉक या उसके अगले मॉक में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख सकता है। तो whenever you see a failure, take it as an opportunity, ताकि वो अगली बार तुम्हें हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो अगली बार से जब मॉक में नंबर कम हो तो परेशान मत हो जाना, ठीक है, परेशान मत हो जाना। बी होपफुल, बी होपफुल, बी एक्सट्रीमली होपफुल। चलो आज पता चल गया कि कल क्या पढ़ना है। इसी को तो ढूंढ रहे थे तुम, अभी भी तुम वही टॉपिक चाहते हो ना कि तुम्हें कॉन्स्टेंटली पता चलते जाए कि तुम्हें क्या नहीं आता, तुम यही चीज चाहते हो ना। तो यही तो तुम्हें मॉक में कम स्कोर बताता है, तो उसको देख के परेशान क्यों हो जाते हो। समझ में आया, ठीक है।
नेक्स्ट, मैक्सिमाइज ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेरे पास अगले 3 महीने और कोई काम नहीं होना चाहिए, तुम्हारी प्रायोरिटी ये है, तुम बोर्ड के साथ साथ 1 साल या 2 साल से इसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमने 1 साल का ब्रेक इस चीज की प्रिपरेशन के लिए लेके रखा हुआ है। सो मैक्सिमाइज योर प्रिपरेशन टाइम, जितना कर सकते हो उतना करो। देयर इज नो आइडियल टाइम, रोज का 3 घंटा, रोज का 8 घंटा, रोज का 9 घंटा, रोज का 2 घंटा, सर आप टाइम कितना होता है आइडियल? देयर इज नो आइडियल टाइम। तुम्हें पता है वेयर यू वांट टू बी, तुम्हें वो गैप एग्जैक्टली पता है, उस गैप को फिल करो। तुम्हारा एक गोल था, तुम यहां पे स्टैंड करते हो, ये गैप तुम्हें पता है, और ये गैप मैं वापस अपनी पहली स्लाइड पे जाके बता रहा हूं, वो टाइप 2 और टाइप 3 है, उसको टाइप 1 पे लेके आओ, ये जर्नी ऑटोमेटिकली ट्रैवल हो जाएगी। ठीक है, स्टिक टू द मोस्ट रेलेवेंट स्टडी मटेरियल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें लगता है ये यार मेरे को ये मिला, मेरी कोचिंग में ये अच्छा, तू भी कर ले भाई, हजारों मटेरियल है आसपास पढ़ने के लिए। स्टिक टू द मोस्ट रेलेवेंट स्टडी मटेरियल। आई रिपीट, अंडरलाइन कर लो, बोल्ड कर लो, इटैलिक कर लो, रंग बदल दो इसका, बट मोस्ट रेलेवेंट स्टडी मटेरियल, एक ऐसा स्टडी मटेरियल जो कि मस्ती में नहीं बन रहा, जिसपे बहुत लोग लगे हुए हैं, बहुत लोग के एफर्ट लगे हुए हैं, और ढूंढ ढूंढ के सोच सोच के वो बनाया जा रहा है, ऐसा स्टडी मटेरियल, ठीक है, तुम्हें पिक करना चाहिए। एंड आई हैव नो सेकंड थॉट ऑन सेइंग टुडे ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट जेन्युइनली जो लोग लीगल एज का स्टडी मटेरियल ढंग से कर रहे हो, इंक्लूडिंग द मॉक्स एंड द जीएमबी एंड द ऑप्टिमाइजर टेस्ट एंड इवैल्यूएशन टेस्ट, इसी को बार बार करते रहो। बच्चों, क्लासरूम के बच्चों, इनको बार बार करते चलो। आरएसएम हो गया, मंथली हो गई, लीगली लीगली अपनी वो लीगल की मैगजीन, जीएमबी हो गया, ईटी हो गया, ऑप्टिमाइजर टेस्ट, करते चलो, इसके बाहर पेपर नहीं जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज राइज टू द ओकेजन, राइज टू द ओकेजन। टाइम आ गया है आज दैट वी राइज टू द ओकेजन एंड वी टेक इट एज अ चैलेंज, कि हमें करना है। टाइम आ चुका है तुम सबके लिए। ठीक है, कुछ लोगों ने शायद इनिशियल डेज में थोड़ी मस्ती मारी होगी, 3 महीना है, तुमने फ्रेज सुना है, इट्स द टाइम फॉर यू टू राइज टू द ओकेजन। दिस इज द टाइम जहां पे तुम्हें मेहनत करके अपने आप को प्रूव करना है। जिस चीज के लिए तुमने 1 साल का ब्रेक लिया, जिस चीज के लिए तुम पिछले 1 साल से पढ़ रहे हो, कुछ लोग इस पर्टिकुलर चीज के लिए 2 साल से पढ़ रहे हो, आई एम वेरी श्योर दैट द टाइम इज हियर। आखिरी के 3 महीने भी बचे हैं, इनफैक्ट उससे भी कम टाइम बचा है। यू प्लान योर प्रिपरेशन, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में टाइप 2 टाइप 3 को टाइप 1 में लेके जाना है, फेज 2 में मैक्सिमम ऑफलाइन टेस्ट सॉल्व करने हैं, फेज 3 पर मैं आऊंगा अपनी अगली स्लाइड में। बट द टाइम इज हियर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द अपॉर्चुनिटी इज हियर। एग्जाम के डे हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं और पढ़ सकता था, नहीं, आज कर ले भाई, आज मौका है और समय भी है। कितना पढ़ना चाहिए सर? जितना कर सकते हो उतना कर लो। तुम्हारा सपना है ना, तुम्हारा सपना है, हम दोनों मिलके पूरा करेंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ प्रिपरेशन। जो हम ये सब कर रहे हैं, दैट इज फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबका गोल कॉमन है। तुम चाहते हो तुम्हारा एग्जामिनेशन निकले, हम सब चाहते हैं। देयर इज अ टीम ऑफ अराउंड 40 ऑड इंडिविजुअल्स एट लीगल एज वर्किंग फॉर यू। हम 40 लोग का भी सपना यही है कि तुम्हारा एग्जामिनेशन निकले। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। तो हम जो जो काम कर रहे हैं, हम सबका गोल कॉमन है। तो टेक आर एवरी एडवाइस सीरियसली, क्योंकि तुम चाहते हो तुम्हारा रिजल्ट आए, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट आए। ठीक है, तो राइट टू द ओकेजन, द टाइम इज राइट हियर, और किसी टाइम का हमें वेट नहीं करना। तो फेज 1 इज क्लियर, फेज 2 इज क्लियर, फेज 3 की बात आती है अब। नाउ फेज 3 पे वील हैव अनदर सेशन, जब फेज 3 चालू होने वाला होगा। मैं फेज 3 के बारे में बात आज नहीं करूंगा, ठीक है। अपना टाइम आएगा, और वो तब आएगा जब फेज 1 और फेज 2 अच्छे से जाएगा। मैंने क्या बोला? अपना टाइम तब आएगा जब फेज 1 और फेज 2 अच्छे से जाएगा। फेज 1 और फेज 2 पे कुछ भी तुम्हें अगर इश्यू आता है,
कैटेगराइज करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, ईमेल अस ऑन query@legalage.in, क्वेरी QUERY, query@legalage.in. कोई भी इशू आए, ड्रॉप अस एन ईमेल, विल रिप्लाई बैक टू यू। ठीक है,